जीरा कभी अचानक तेज, हल्दी एकदम सुस्त और धनिया अचानक पलट जाए। सवाल यह नहीं है कि मूवमेंट क्यों आया, सवाल यह है कि उसमें आपने कितना कमाया या चूक गए। आज बात होगी तीनों मसालों कमोडिटी के उस मूवमेंट की जिसमें ट्रेडर सही टाइम पर पैसा बना सकते हैं। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। जीरा, हल्दी और धनिया, इन तीनों में सबसे भरोसेमंद मूवमेंट किस फैक्टर से आता है? देखिए यहाँ पे जहां तक भरोसेमंद फैक्टर की अगर बात करें तो तीनों ही मसाले जो है हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी है। तो अगर वहां पे एक्सपोर्ट में कोई बेहतरी की अगर खबर आती है तो वो ओवरऑल जो है मसाला कॉम्प्लेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। दूसरा, यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ जो उत्पादन के जो नंबर्स है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ओवरऑल जो मूवमेंट है वो मसाला कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो, दूसरा आपका घरेलू कंजम्पशन कितना है, और तीसरा आपका उत्पादन कितना रहने वाला है। इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी बढ़त या घटत जो है वो ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है। जी, और मंडी आवक और भाव के बीच का रिश्ता ट्रेडर कैसे समझे? देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो मंडी की आवक है वो जब क्रॉप का सीजन रहता है तो उस समय पे आवक बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे क्रॉप का सीजन खत्म होता है तो फिर वहाँ आवकें कम होने लग जाती है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखने में आती है कई बार कि जब भाव में एकदम से बढ़ोतरी आती है तो उस समय भी जो किसान वहां पे अगर कोई पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं तो फिर वहां पे ऊंची कीमतों पर वो मंडी में उसको लेकर के आने लग जाते हैं। तो आवक जो है दो समय पे प्रभावित होती है। एक तो जब आपका क्रॉप की सीजन का जब अराइवल रहता है तो उस समय आवकें काफी बढ़िया रहती है, कोई सी भी कमोडिटी हो, और स्पेशली अगर मसाले की बात करें। और साथ में जब यहाँ पे भाव में अगर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो वहां पे जो रुके हुए किसान है वो भी फिर से एक बार अपनी क्रॉप को मंडी में लाने लग जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो क्रॉप के अराइवल और दूसरा बेहतर कीमत। ये दोनों ही कंडीशन में हम देखते हैं कि मंडी में अच्छी आवक देखने को मिलती है। जी, क्या हर तेजी या मंदी ट्रेड करने लायक होती है या कई मूव इस लायक नहीं होते? देखिए यहाँ पे कई बार देखा जाता है कि हाँ, हर जो पॉजिटिव मूव है वो हम उसको भरोसेमंद माने, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कोई किसी पर्टिकुलर न्यूज के कारण हम देखते हैं कि एकदम से कोई कमोडिटी में स्पाइक आ जाता है, लेकिन वो जी वहां पे काफी समय तक जो है वो बढ़त कायम नहीं रहती है। तो इसलिए अगर कोई इस तरह के स्पाइक आते हैं किसी भी कमोडिटी में तो वहां पे उसको एकदम से भरोसेमंद मान करके ट्रेड कर लेना, वो कई बार हम देखते हैं कि वहां पे उलझन जो है लोगों को हो जाती है इस तरह के ट्रेड करने में। तो कोई भी अगर तेजी आ रही है या मंदी आ रही है तो उसके पीछे की जो बेसिक जो लॉजिक क्या है, फंडामेंटल क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ही मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करने की रणनीति बनाना चाहिए। जी। अब मनोज जी, हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में आपका क्या कहना है, किन लेवल्स को यह कमोडिटी छू सकती है या क्या हो सकता है? देखिए हल्दी में हम देख रहे थे कमल जी काफी समय से कि 15,750 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था हल्दी के लिए। लेकिन हल्दी ने वो लेवल को ब्रेक किया और आज हम देख रहे हैं कि 16,500 के भी स्तर के पार हल्दी का जो अप्रैल वायदा वो निकल गया है। तो ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये यहाँ पे एक हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के चलते यहाँ पे जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है। थोड़ी सावधानी रखने की भी जरूरत है क्योंकि यहाँ पे 17,500 से 18,000 फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है हल्दी के लिए होगा। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए अगर किसी की बाई की पोजीशन हो तो वहां पे 15,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ऊपर में 17,500 से 18,000 की रेंज में एक बार मुनाफा वसूली इस कमोडिटी में की जा सकती है। जीरे में अच्छी गर्माहट देखी जा रही है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सुस्त है। आपका क्या कहना है जीरे के ट्रेड पर? जीरे में कमल जी, जहां तक जीरे का सवाल, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी तो हमने साफ तौर पर आपको बताया था कि 19,800 जो है वो जीरे के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और कीमतें 22,000 22,500 तक के स्तर जो है वो दिखाती हुई नजर आएगी। और हमने इनफैक्ट 22,000 के पार कीमतों को निकलते हुए भी देखा। आज हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हमारा मानना है कि जीरे में अब यहाँ पे 20,800 जो है
जनवरी का वायदा है उसके लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ये मुनाफा वसूली के चलते अगर कोई गिरावट आ जाती है यहाँ पे 21,500 से 21,200 की रेंज में, तो फिर से एक बार यहाँ पे बेहतर बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। हमारा मानना है कि जीरे में स्टेडिली अपवर्ड जो मूव है वो बनता हुआ नजर आएगा। 22,500 के ऊपर अगर कीमतें यहाँ पे सस्टेन होने में कामयाब रहती है तो हमारा मानना है कि 24,000 तक का भी जो स्तर है जीरा मार्च तक एक बार दिखा सकता है। तो जीरा में हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक स्लो एंड स्टेडी अपवर्ड जो मूवमेंट है वो जारी रहेगा। और हालांकि यहाँ पे सोइंग के जो नंबर्स है वो गत वर्ष के आसपास ही है, लेकिन बावजूद उसके हमारा मानना है कि काफी बीटन डाउन ये कमोडिटी रही है और निचले स्तरों पर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड भी जो है ग्रेजुअली इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो गिरावट में इस कमोडिटी में बाय करना चाहिए 21,500 से 21,200 की रेंज में। 20,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 22,500 और उसके ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो 24,000 तक के लक्ष्य वहां लेकर के चल सकते हैं। जी मनोज जी, मुझे अच्छे से याद है कि आपने पिछले 3-4 साल में धनिया को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव बातें बताई, और जिस तरह से आपने रेंज बताई थी ट्रेडिंग की, वही रेंज लगभग धनिया ने हमेशा छुआ। तो अब जो धनिया की हम बात कर लें, क्योंकि धनिया में देखिए बहुत गर्माहट है, आपने पिछले शो में भी धनिया में कहा था कि बाइंग रिकमेंड करी थी आपने कि स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। तो अब धनिया में ट्रेड को कैसे सुरक्षित रखा जाए और किन लेवल्स को आप देखते हैं? बिल्कुल कमल जी, हमने यहाँ पे 10,400 तक के लक्ष्य के लिए बाइंग सुझाई थी और हमने वो लक्ष्य यहाँ पे हासिल होते हुए देखे। आज जी कीमतें इनफैक्ट 10,700 के स्तर के भी पार सत्र के दरमियान निकलती हुई नजर आई। ओवरऑल मसाला पैक में मुझे अभी भी वर्ष 2026 के लिए धनिया जो है वो सबसे अच्छी कमोडिटी मसाला पैक में प्रतीत होती है, क्योंकि इस कमोडिटी के जो इस वर्ष के जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो लगातार इस कमोडिटी का कम हुआ है। गत वर्ष भी यहाँ पे क्रॉप जो है वो कम थी और इस वर्ष भी हमने एक सब्सटेंशियल जो है गिरावट यहाँ पे इस बार सोइंग में देखी है, स्पेशली अगर मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करें। गुजरात में अभी तक जो सोइंग है वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन है, गत वर्ष के करीब ही वहां पे सोइंग देखने को मिल रही है अभी तक। लेकिन मेरा मानना है कि दो मुख्य उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार सोइंग में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस तरह से पिछले 2 से 3 वर्षों में यहाँ लगातार जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में गिरावट है, तो हमारा मानना है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है इस कमोडिटी का आगे भी बरकरार रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गिरावट में बाय करना चाहिए अभी। फिर से एक यहाँ करेक्शन अगर आता है 10,400 से 9,800 की रेंज में, तो वहां पे अब इसमें बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 9,400 के नीचे का रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 11,500 से 12,000 तक के स्तर जो है धनिया मार्च तक एक बार भारतीय बाजारों में दिखा सकता है। तो डिप्स में यहाँ बाई की रणनीति बनाए, ऊपर में 12,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित करके चल सकते हैं। जी। और मनोज जी, यहाँ पर एक और बात होगी, क्योंकि छोटे ट्रेडर्स ज्यादातर लाभ नहीं ले पाते हैं बड़े, तो छोटे ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इन कमोडिटी में? देखिए, छोटे ट्रेडर्स का सामान्यतः हम देखते हैं कि किसी भी कमोडिटी में कोई मजबूत ट्रेंड बनता है तो वहां पे छोटे ट्रेडर्स जो जनरल जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि उनकी पूंजी सीमित मात्रा में रहती है, लेकिन वहां पे वो कमोडिटी के मजबूत फंडामेंटल को देखते हुए जो पोजीशन है वो ओवर लिवरेजिंग कर लेते हैं। और ऐसे में अगर किसी भी कारण से कोई नेगेटिव अगर न्यूज आ जाती है, कोई समाचार आ जाता है जिसकी वजह से कोई मुनाफा वसूली इन कमोडिटीज में देखने को मिलती है, तो उनकी लिवरेज पोजीशन के कारण उनको बड़ा जो लॉस है वो उठाना पड़ता है। और बाद में हमने देखा भी है कि गिरावट आने के बाद वो कमोडिटी फिर से एक बार मजबूती दिखाती हुई नजर आती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में हमने अच्छी तेजी बनने के बाद यहाँ पे पिछले 1-2 सप्ताह मुनाफा वसूली और कंसोलिडेशन देखा, और उसके चलते हमने देखा भी था कि कीमतें 9,800 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई थी। लेकिन वहां से फिर एक जो पॉजिटिव मोमेंटम बना, तो हमने निचले स्तरों से 1,000 रुपए की लगभग यहाँ पे फिर से बढ़त बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आते हुए देखी। तो जो छोटे ट्रेडर रहते हैं उनको यहाँ पे एक चीज सामान्यतः ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मजबूत फंडामेंटल के चलते अगर आप कोई कमोडिटी में पोजीशन बना रहे हैं तो अपनी कैपिटल और रिस्क अपेटाइट के हिसाब से बनाएं, ना कि लीवरेज पोजीशन रखें। क्योंकि जब आपकी पोजीशन आपकी कैपिटल के मुकाबले ज्यादा हो जाती है और ऐसे में अगर कोई छोटी मोटी मुनाफा वसूली भी आती है तो वहां पे लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप आपके ट्रेड में आपको मुनाफा होने की संभावना बढ़े और लॉस की जो गुंजाइश है वो कम हो जाए।
यहाँ एक और सवाल अब आता है कि जैसे हल्दी, जीरा, धनिया, तीन मसालों की हमने चर्चा करी, तो आने वाले हफ्तों में किस मसाले में बेहतर अवसर दिख रहे हैं और क्यों? हाँ बिल्कुल, तीनों में से हमने जो बात की है कमल जी, तो मुझे सबसे ज्यादा बेहतर अवसर धनिया में ही लगते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। दूसरा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगातार कम हुआ है। दूसरा, जो पीयर कंट्रीज है, स्पेशली अगर यूक्रेन रशिया की बात करें तो वहां पे वॉर अभी भी जारी है, तो वहां से कोई बहुत बड़ी ऑफरिंग वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में होगी ऐसा लगता नहीं है। और रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस जो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए हुए हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि रुपये में भी बड़ी गिरावट जो है पिछले साल देखने को मिली है इस साल में। और हमने देखा कि रुपया 5% से ज्यादा डेप्रिशिएट डॉलर के सामने हुआ है। और ये एक्सपोर्ट वाली कमोडिटी होने के चलते इसका फायदा भारतीय बाजारों में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मसाला पैक में धनिया के फंडामेंटल काफी मजबूत दिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 12,000 तक कीमतों के जाने की संभावना नजर आती है। हल्दी के भी फंडामेंटल बेहतर लग रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कहीं ना कहीं 18,000 है कि यहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन जीरा फिर यहाँ पे एक बेहतर कमोडिटी लगती है, और वहां भी लगभग 10% तक की बढ़त की संभावना वर्तमान स्तरों से नजर आती है। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी मसाला कॉम्प्लेक्स से हमने कमोडिटीज डिस्कस की उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन इसमें हो सकती है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक निवेश या ट्रेड की कोई भी रणनीति इन मसालों में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाएं। और अगर हमारे दिए गए सुझाव के अनुसार बना रहे हैं तो उनमें स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। ये आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।